जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था, यानी इसका स्वरूप किस टाइप का था। उसके बाद देखेंगे इसका कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक, सैनिक और तात्कालिक कारण। इन सभी कारणों को इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ हुआ था। उसके बाद इसका विस्तार देखेंगे कि यह 1857 का जो विद्रोह था भारत के किन किन इलाकों में फैला और उस इलाके में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्रोह से संबंधित विचार, यानी कहे कि इस विद्रोह से संबंधित जो लोगों के विचार हैं, जो उसकी स्टेटमेंट है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि यह जो विचार है यह बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और परिणाम देखेंगे कि आखिरकार 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। उसके बाद देखेंगे कि इसकी असफलता का कारण क्या रहा। 1857 की जो क्रांति है ये इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद भी यह असफल क्यों रहा। और अंत में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी उनका नाम था विक्टोरिया, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। और उस समय 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिन। तो ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके सभी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, कहे कि बहुत सारे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह की योजना जो बनी वो भारत के बिठूर या कहे कानपुर में तैयार की गई थी। तो इस योजना को बनाने में जो शामिल थे वो थे फ्रेंड नाना साहब और अजीमुल्ला खां। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन चले गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। और विद्रोही लोग जो थे वो हरे झंडे का प्रयोग किया करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हो ये 1857 की क्रांति के समय का प्रतीक चिन्ह है, कमल का फूल और रोटी, वो भी हरे झंडे में। अगर ये झंडा कहीं दिख जाता लोगों को तो समझ में आता था कि यह विद्रोहियों का झंडा है। तो आइए इसका हम लोग स्वरूप देखते हैं कि अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह या कहे मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। तो जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं, यानी बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं और धर्मांधों यानी कि धर्म के अंधों को ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं ये 1857 के क्रांति को। तो अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कहे राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे, फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। तो आप कह सकते हो कि यह एक पूर्णतः आंदोलन नहीं था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना की कहीं कोई जगह ही नहीं थी, सब अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आप एक बात इसमें तो ये कह सकते हैं कि सभी का उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। तो इसका राजनीतिक कारण भी था। तो राजनीतिक कारण क्या था वो देखते हैं। तो मुगल सम्राटों का अधिकार का ह्रास होना। तो आपको पता है कि 1857 के समय
मुगल काल वैसा नहीं रहा जैसा कि अकबर या फिर औरंगजेब के काल में हुआ करता था। ये मुगल जो थे अब नाम मात्र के ही राजा बचे थे, क्योंकि इनके सारे अधिकार, सारी शक्ति अंग्रेजों के पास निहित थी। तो उस समय के जो मुगल सम्राट थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो थे उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के राजा। दूसरा बड़ा राजनीतिक कारण था कि डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया। तो देखिए, 1856 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। उसने अवध का उस समय के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसे अवध से कोलकाता भेज दिया। तीसरा बड़ा कारण था, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं को पुत्र को गोद लेने पर निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया क्या, बहुत सारे राजा ऐसे हुआ करते थे उस समय में, यानी 1857 के समय में, जिनका खुद का कोई पुत्र नहीं हुआ करता था। वो गोद लिए हुए पुत्र को अपना राजपाट सौंपते थे, यानी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उसने कहा कि जिस राजा को अपना कोई पुत्र नहीं होगा, वो गोद लिए हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता। और ऐसे में वह बहुत सारे राज्यों को अपने यानी ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया, जैसे कि सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर। ये वो राज्य थे जिन राजाओं ने अपना पुत्र गोद लिया हुआ था। और एक और कारण था, राजनीतिक कारण, तो नाना साहब का इन लोगों ने पेंशन बंद कर दिया था। आइए देखते हैं आर्थिक कारण। यहाँ अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति के कारण लोगों का अधिक शोषण हुआ था और इसकी आर्थिक नीति के कारण अकाल पड़े और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। देखिए, अंग्रेज की जो भू राजस्व नीति थी, जिस कारण से लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, अगर कभी अकाल भी पड़ता था तो भी अंग्रेज अपने भू राजस्व नीति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों से टैक्स लेते थे, जिस कारण से भारत में महामारी पैदा हुई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। आइए अब देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान किया करता था। ये भारतीयों को नस्ली गाली भी देते थे। तो देखिए, हम भारतीय जो कि अंग्रेजों की तुलना में काली चमड़ी के हुआ करते थे, तो वो हम लोगों को कहा करते थे कि भगवान ने हमें तुम्हें सुधारने के लिए भेजा है। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हम लोगों से मनवाते थे और कहते थे वाइट मैन स्पर्डन, यानी कि भगवान ने हमें तुम्हें सुधारने के लिए भेजा है। वो हमें नस्ली टाइप की गाली दिया करते थे, जो कि बहुत अपमानजनक हुआ करता था हम भारतीयों के लिए। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड। उनके अनुसार भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था, यह एडवर्ड के अनुसार था। 1850 ईस्वी में लेक्स लॉकी कानून, यानी कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा, उसके पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि 1850 में एक कानून लाया गया जिसे लेक्स लॉकी कानून कहा गया। इसमें था क्या कि जो लोग हिंदू या मुस्लिम हैं, वो अपना धर्म बदलकर अगर ईसाई हो जाते हैं तो उसे अपने पैतृक यानी कि बाप दादाओं की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं सैनिक कारण। भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा जो कारण था, वो था भेदभाव की नीति। तो देखिए, जिस समय भारत में अंग्रेज लोग आए थे,
उस समय भारतीयों की सेना अंग्रेजों की सेना से बहुत अधिक थी, यानी कि हम लोग 2,38,000 थे तो वो मात्र 45,000 थे। फिर भी हम भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, यानी कि अंग्रेज जो हुआ करते थे वो बड़े बड़े पदाधिकारी पद पे यानी ऊंचे पद पे हुआ करते थे, लेकिन हम भारतीयों को उतने ऊंचे पद पे ना तो बिठाया जाता था, ना सही समय पे सैलरी दी जाती थी। उसके बाद है कि 1854 में डाकघर सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सेवा होती थी उसे समाप्त कर दी गई। तो आज भी आप देखते हैं कि 1854 के तरह ही आज भी हम भारत ही नहीं पूरे दुनिया के जो सैनिक होते हैं वो अपने घर से बाहर रहते हैं। वो अपने परिवार से बात करने के लिए पहले चिट्ठी लिखा करते थे और वो चिट्ठी हुआ करती थी सैनिकों के लिए फ्री, लेकिन 1854 ईस्वी आने के बाद सभी पे टैक्स लगा दिया गया। अगर आप भेज भी रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो कि 1856 पारित किया था, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तो ये सभी फ्रेंड सैनिक कारण थे। तो आइए देखते हैं सैनिक कारण के बाद तात्कालिक कारण। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैल गई कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू कर दिया तो यह शक जो था वो हकीकत में बदल गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह वही न्यू इनफील्ड राइफल है। इसे चलाने के लिए पहले ये पोटली हुआ करती थी। ये जो पोटली थी इसके बारे में ही बोला गया है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती थी। तो इसे पानी से बचाने के लिए इसके ऊपर ग्रीस यानी कि गाय और सुअर की चर्बी को चढ़ाया गया था, लिपा गया था। तो देखिए इसको चलाने के लिए करना क्या पड़ता था, तो इसे पहले दांत से फाड़ना पड़ता था, फिर इसे भरना पड़ता था बंदूक में, फिर इसे फायर किया जाता। तो देखिए इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी। गाय जो होती है वो हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है और सुअर जो कि मुसलमानों में इसे अपवित्र माना जाता है, यानी कि हराम माना जाता है। तो यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बहुत ही बुरी बात थी। तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम जो है वहाँ पे सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एडुजेंट लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मारकर हत्या कर दी तथा सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। तो विद्रोह शुरू आप कह सकते हो यहीं से हुआ था। उसके बाद 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हुई। 24 अप्रैल को मेरठ छावनी में जो सैनिक थे वो कारतूस लेने से इनकार कर दिए। उसके बाद 9 मई आते आते 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दिया अपने नौकरी से और 10 मई 1857 को मेरठ के सभी जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया
और यहीं से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। अस्त्र शस्त्र लूटने के बाद मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि उस समय जो मुगल सम्राट हुआ करते थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उसे इन विद्रोही सैनिकों ने अपना राजा घोषित किया। फिर 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। अंततः मृत्युदंड ना देने के शर्त पे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया, लेकिन 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना आई, उन्होंने इन विद्रोहियों को कुचल दिया, यानी कि वहां के विद्रोह को कुचल दिया। यह दिल्ली की बात हो रही है, तो आप ये याद रखिएगा, दिल्ली का विद्रोह जो कुचला था वो कुचला था हडसन ने। और बाद में बहादुर शाह जफर जाके छिप गए थे हुमायूं के मकबरा में और एक ही शर्त पे यह बाहर आए कि उसे मृत्युदंड ना दिया जाए। इसको उठा करके फिर रंगून भेज दिया गया और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड, ये जो रंगून है ये आज वर्तमान में म्यांमार में है। इसके बाद लखनऊ आते हैं। तो लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नवाब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, उनका नाम था बेगम हजरत महल, वो कर रही थी। इसकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया, यानी कि बेगम हजरत महल की देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। लेकिन मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पे अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। तो फ्रेंड, ये कुछ प्रमुख जगहें हैं जहां पे विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके बारे में जान रहे हैं। और एक पेज यानी कि एक स्लाइड में कहाँ कहाँ हुआ था ये सब जान लेंगे और इसको किसने दबाया था वो भी आगे चल के देखेंगे। बस छोटा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं कानपुर। तो कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व था वो नाना साहब, जिसका नाम धोंदू पंत था, वो कर रहे थे, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। धोंदू पंत यानी कि नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था। तो नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे जी को थी, जिनका वास्तविक नाम बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन जो लड़ाई कर रहे थे वो कर रहे थे तात्या टोपे और इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे जी को गिरफ्तार किया गया और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद झांसी में भी विद्रोह हो रहा था। तो झांसी के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रही थी वो गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। मार्च 1858 ईस्वी में यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। तो देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में इसलिए चली गई क्योंकि इनका खुद का कोई पुत्र नहीं था। ये गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित की। तो आपको बताए थे कि अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण जिन राजाओं के पास अपना कोई पुत्र नहीं हुआ करता था, वो राज्य स्वतः ही अंग्रेज के राज्य में जाकर के मिल जा रहा था। तो यही कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी भी इस विद्रोह में
सम्मिलित हुआ था। तो झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पीछे से हीरोज जो है अपनी सेना के साथ फिर से ग्वालियर पहुंचा। पहले रानी लक्ष्मीबाई को झांसी में हरा दिया इन्होंने, फिर यह ग्वालियर भी पहुंच गया और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। तो कोटा एवं मोरार का युद्ध आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से बिहार के जगदीशपुर में भी यह विद्रोह हो रहा था। तो जहां इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में भी हो रहा था। तो यहाँ पे इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। लियाकत अली को सूबेदार घोषित किया गया इलाहाबाद का। जगदीशपुर बिहार से 80 वर्षीय यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़े थे कुंवर सिंह, वो इस विद्रोह का हिस्सा थे, यानी कि जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं फैजाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। और पूरा विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज के विद्रोह जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। तो फ्रेंड आइए स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का केंद्र कौन कौन था, उसका नेतृत्व किसने किया और विद्रोह का दमन यानी कि उस नेतृत्व का दमन किसने किया था। तो दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और दिल्ली के विद्रोह का जो दमन किया था वो किया था हडसन ने। उसी प्रकार लखनऊ केंद्र था विद्रोह का, यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल और विद्रोह का दमन किया था कैंपेबल ने। कानपुर नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और इसका दमन किया था कैंपेबल ने। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, नेतृत्व कर रही थी और इसे दबाया था यूरोज ने। जगदीशपुर बिहार नेतृत्व कर रहे थे 80 वर्षीय कुंवर सिंह, दबाया था विलियम टेलर वेंसेट अय्यर ने। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली और इसे दबाया था जनरल नील ने। फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसे भी दबाया था कैंपेबल ने। बरेली का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान, इसे दबाया था कैंपेबल ने। गोरखपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे गजाधर सिंह निजाम मोहम्मद और इसे स्थानीय सेना यानी कि वहाँ की जो लोकल सेना थी उसने दबाया था। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नेतृत्व कर रहे थे फिरोज शाह, इसे भी दबाया था स्थानीय सेनाओं ने। कोटा का नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल एवं हरदयाल, इसे भी दबाया स्थानीय सेना ने। असम कंदे परेश्वर सिंह, इसे और मानी राम दत्ता, ये कर रहे थे इसका नेतृत्व असम का और इसे दबाया था स्थानीय सेना ने। इसके बाद थे कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वीर सिंह और प्रताप सिंह नेतृत्व कर रहे थे और दबाए थे स्थानीय सेना ने। मथुरा का जो नेतृत्व था वो देवी सिंह कर रही थी और इससे विद्रोह को दबाया स्थानीय सेना ने। मेरठ कदम सिंह कर रहे थे नेतृत्व और दबाया था स्थानीय सेना ने। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित विचारों को। तो पहला था लॉरेंस एवं सीले, इनका विचार था यह एक सैनिक विद्रोह था। दूसरा LIR रीज, इन्होंने कहा था यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी कि धर्म के अंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और TR होम्स, इनका कहना था यह एक बर्बरता एवं सभ्यता के विरुद्ध युद्ध है। उसके बाद था यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था,
ये कहना था आउटरम एवं टेलर का। वहीं पे बीडी सावरकर और अशोक मेहता का कहना ये था कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरौली डिजरौली का कहना था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद लॉर्ड कैनिन, इनका कहना था कि इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। यानी कि ये जो देसी नरेश है, यानी कि बहुत सारे राजा इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिए थे, विरोध में हिस्सा नहीं लिए थे, वही इनका कारण है। नहीं तो बोले कि अगर सभी हिस्सा लेते तो हम लोग उड़ गए होते। हीरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पर सोई हुई महिलाएं सभी विद्रोहियों का एक ही मर्द है। ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह के असफलता का क्या कारण रहा है। तो पहला कारण आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद्रोह सीमित स्वरूप था। जो विद्रोह हुआ था इसका सीमित स्वरूप था, यानी कहे कि आप देख सकते हो यह विद्रोह दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं फैला, ना तो ये पूर्वी भारत में उस तरीके से फैल पाया, ना ही पश्चिमी भारत में, ना ही उत्तरी भारत में। ये मुख्यतः मध्य भारत के तरफ ही, या कहे कि मध्य पूर्व इस टाइप में भारत में यह फैला था, जिस कारण से इसका सीमित स्वरूप था। उसके बाद था कि देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। तो जो लोग लड़ रहे थे, कैनिन ने कहा भी था कि जो देसी रियासतें थी वो हमें बचाने में कारगर हुई, यानी कहे कि राजा जो थे, बहुत सारे राजा इसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद था कुशल नेतृत्व का अभाव। तो 1857 की क्रांति तो हो रही थी, लेकिन ये सभी एक साथ होकर देश हित के बारे में नहीं लड़ रहे थे। सभी अपने अपने राज्यों के लिए या फिर अपने अपने पर्सनल हितों के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें कुशलता का अभाव था, यानी कि एक होके कोई लड़ा ही नहीं। तो इसलिए बोला गया कि यहाँ कुशल नेतृत्व का अभाव है, कोई अच्छा लीडर उभर करके आया ही नहीं। इसके बाद है निश्चित उद्देश्यों का अभाव। तो मैंने आपको बताया कि सभी पर्सनल यानी कि खुद के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा था। एक उद्देश्य किसी का था ही नहीं कि अंग्रेज को भगाना है, सबका अपना अपना उद्देश्य था। ये कारण भी था कि ये सभी असफल रहे थे। उसके बाद था विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन। तो देखिए, ये जो भारतीय विद्रोही हुआ करते थे, इनके पास ज़्यादा कोई साधन था नहीं, और उस समय के जो जो बड़े बड़े राजघराना हुआ करते थे वो इस विद्रोह में हिस्सा लिए नहीं। छोटे छोटे राजघरानों ने हिस्सा लिया, जिस कारण से इसके पास उस टाइप का हथियार भी नहीं था, सीमित साधन था, और अंग्रेज के पास असीमित साधन था। इसीलिए वह इस विद्रोह को दबाने में भी समर्थ हुए। उसके बाद था जन समर्थन का अभाव। तो देखिए, सभी राजा रजवाड़े अपने लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इसमें भारतीय जनता का कहीं से कोई समर्थन दिखा ही नहीं था, यानी बहुत कम समर्थन था इन लोगों को। अगर पूरा समर्थन होता तो ये विद्रोह आज कामयाब होता। इसके बाद है अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। तो जिस प्रकार से हम भारतीय एक होकर नहीं लड़ रहे थे, वहीं इसके उलट पूरी अंग्रेजी सेना, जो कि भारतीय सेना के मुकाबले बहुत कम थी, फिर भी कुशल नेतृत्व था इनके पास। उसके बाद यह एक होकर लड़ रही थी, इसलिए भी हम लोग पराजित हुए, यानी 1857 का क्रांति असफल रहा था। आइए 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो पहला तथ्य यह है कि विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी जो मुलाकात है वो ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। तो याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से। और बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था, ये भी याद रखिएगा। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई और यह इस विरोध की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह
कि झंडा गीत की जो रचना था वो अजीमुल्ला खान ने किया था, जो इस प्रकार से था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा पाक, वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। यह झंडा गीत हुआ करता था 1857 का। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में जो है अजमेर, नीचम, आउवा आदि स्थलों पे विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर इस विद्रोह का केंद्र बिल्कुल भी नहीं था। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।